नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। कल हमने डिस्कस किया था बेसिक सी सेट की रणनीति और साथ में हमने डिस्कस किया था कॉम्प्रहेंशन को कैसे टैकल करना है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे अच्छा आउटपुट ला सकते हैं। आज हम दो पार्ट को डिस्कस करेंगे, बेसिक न्यूमेरेसी और रीजनिंग को। बेसिक न्यूमेरेसी यानी मैथ वाला पार्ट और ये रीजनिंग वाले पार्ट को कैसे डिस्कस करेंगे, ठीक है, कैसे उसको टैकल करेंगे। तो सबसे पहला है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि मैथ के बारे में ये बात हो रही है, बेसिक न्यूमेरेसी के बारे में वो बात होती है। यहाँ पे आपको भी पता है लगभग 35 से लेके 40 तक क्वेश्चन आए हैं। 2023 में देखेंगे तो यहाँ से 41 क्वेश्चन पूछे गए थे। 12 क्वेश्चन पूछे गए थे रीजनिंग से और 27 क्वेश्चन पूछे गए थे कॉम्प्रहेंशन से। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा वेटेज वाला पार्ट है, मैथ वाला पार्ट है, ठीक है। तो इसको अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये पेपर क्लियर करना है तो एटलीस्ट इस पेपर में 10 से 12 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने ही पड़ेंगे और ये क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। मतलब अगर आप उस पेपर को मैनेज करोगे अच्छे से, क्वेश्चन को अच्छे से आइडेंटिफाई करोगे तो 10-12 क्वेश्चन यहाँ से आप आराम से कर सकते हो। जिसकी मैथ अच्छी नहीं है उसके लिए बोल रहा हूँ, जिसकी अच्छी है वो तो अच्छा आउटपुट ला सकता है। इसी के दम पे आप इस पेपर को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो रहता है, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन ही टफ पूछे जाते हैं, मतलब मध्यम से कठिन यानी मीडियम से डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन यहाँ से ही पूछे जाते हैं मैथ से, ठीक है। गणित के कुछ सूत्रों को छोड़कर मतलब हार्डली यूपीएससी कभी भी आपको फॉर्मूला रटने के लिए नहीं बोलती या ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछती है जहाँ पे ज़्यादातर फॉर्मूला यूज़ किया जाए। जैसे आपने देखा होगा एरिया है, वॉल्यूम है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, मतलब रेयर पूछे जाते हैं जहाँ पे आपको कोई फॉर्मूला याद करना है। जनरली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ आप कॉमन सेंस से उन चीज़ों को सॉल्व कर सके। और इसलिए ही तो नंबर सिस्टम से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि वहाँ कोई फॉर्मूला नहीं लगता, बस आपको आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और आप चीज़ों को क्लिक करें कि इसमें कौन सा कंसेप्ट छुपा हुआ है उस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे यूपीएससी का टारगेट आपको फॉर्मूले रटवाना नहीं है, मगअप करवाना नहीं है। उनका टारगेट है आप सोचो, कंसेप्ट क्लियर रखो, आपकी डायरेक्शन जो है ना एप्टीट्यूड आपका अच्छा होना चाहिए, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। तो वो देखते हैं ये लोग। यहाँ पे क्या क्या मिस्टेक होती है जनरली स्टूडेंट के साथ में। एक तो स्टूडेंट होता है कि अभ्यास नहीं करता है, और मैथ का अगर कोई बोले कि मैथ किसकी अच्छी होगी, जो ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उसकी मैथ बहुत अच्छी होगी। भले कितने भी क्वेश्चन देख लो, कितने फॉर्मूले रट लो, लेकिन जब तक आप उन चीज़ों को अप्लाई नहीं करोगे तब तक वो आपके लिए कोई काम की नहीं है, ठीक है ना। तो मैथ में यही है, कितनी क्लासें देख लो आप, कितने ही बुक पढ़ लो, लेकिन जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे। आपके सामने एक क्वेश्चन आया, आप भले ही नहीं आता हो, आपने 10 बार गलत किया उसको, 11वीं बार सही किया, लेकिन 10 बार गलत किया ना, तब भी आप कुछ सीखोगे वहाँ से। यानी 10 बार गलत करने के बाद भी आप कुछ सीखोगे उससे, आप लड़ोगे। जब तक आप क्वेश्चन से नहीं लड़ोगे तब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो मैथ में एक ही है, एक ही फंडा है, जितना प्रैक्टिस कर सको उतने प्रैक्टिस करो। और गलत होता है कोई टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है ना। ये मैथ सीखने का सबसे अच्छा तरीका है, जो भी गलत हो रहा है उसको होने दो, उससे सीखने को ही मिलेगा आपको, ठीक है। एक्यूरेसी की कमी, चाहे यूपीएससी का सीसेट एग्ज़ाम हो या कोई बड़ा एग्ज़ाम जैसे जेई वगैरह जैसे होते हैं, तो उस एग्ज़ाम की एक विशेषता रहती है कि उसमें जो 4 ऑप्शन रहते हैं ना, वो इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि आपको सॉल्व करते टाइम थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई ना, तो वो ऑप्शन भी आप वहाँ पे आपको मिल जाएगा और आप खुश हो जाओगे कि मेरा तो आंसर आ गया, लेकिन एक्चुअली में वो आपका आंसर गलत रहता है। तो एक्यूरेसी की कमी रहती है, ठीक है। तीसरा और सबसे मेन फैक्टर रहता है कम स्पीड। देखो सी सेट में मैंने पहले भी कहा है 80 क्वेश्चन आते हैं और आपको 27 के आसपास राइट करने रहते हैं, ठीक है। उसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो मैं ये कहता हूँ कि 2 घंटे में उस पेपर में 66 मार्क्स लाना टफ होता है। ऐसे कि 3 घंटे दिए जाए तो आप आराम से 70-80 या फिर 100 मार्क्स भी आराम से लेके आओगे। लेकिन 2 घंटे में अगर टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं किया तो आप वहाँ पे ये 66 मार्क्स है, इसको हासिल करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमें लगता है कि ये क्वेश्चन तो हमसे हो जाएगा और हम उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसमें 5 मिनट 6 मिनट खराब हो गए। फिर आपको
5-6 मिनट होने के बाद आपको लगेगा यार 5 मिनट में और 6 मिनट में भी मेरा एक क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, फिर आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो होना शुरू हो जाएगा। फिर एक आधा क्वेश्चन आ गया जो आते हुए भी आप गलत कर जाओगे, क्योंकि एक कि आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो गया है। ठीक है, फिर आपको आगे क्वेश्चन भी सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो स्पीड को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, और स्पीड को मेंटेन करने के लिए सबसे ज़रूरी वो है क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना कि कौन सा क्वेश्चन आपको करना है और कौन सा आपको छोड़ना है, कौन सा जल्दी हो सकता है, कौन सा टाइम ले सकता है, इसको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, अभ्यास करना इसकी मेन है। जो आप इसमें आप सफलता प्राप्त करनी है तो दो चीज़ों का ध्यान रखना, एक तो आपकी अच्छी स्पीड होनी चाहिए और बहुत अच्छी एक्यूरेसी होनी चाहिए। यानी कि जो क्वेश्चन कर रहे हो उसमें आउटपुट अच्छा होना चाहिए। जैसे 30 क्वेश्चन भी किए तो 30 में 25 क्वेश्चन राइट होने चाहिए, 20 से 25 क्वेश्चन राइट होने चाहिए। ज़्यादा गलत हो गए तो फिर नेगेटिव मार्किंग में आप लॉस कर जाओगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देना है इसमें। स्पीड और एक्यूरेसी के सुधार के लिए लगातार मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट देते रहिए। देखो एटलीस्ट आपको किसी भी कोचिंग के 10 फुल टेस्ट तो आपको अटेंड करने ही करने हैं। हम इसी चैनल पे 10 फुल टेस्ट मैं प्रोवाइड करूँगा, सॉल्यूशन भी करवाऊँगा उसका। तो एटलीस्ट आपको 10 फुल टेस्ट तो आपको एग्ज़ाम देने से पहले अटेंड करने ही है। भले ही आपका सीसेट कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन फिर भी आपको एटलीस्ट 10 टेस्ट तो देने ही देने हैं, और टाइम लिमिट में देने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सिर्फ सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको एक टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप 10 टेस्ट अटेंड कर रहे हो तो मेरी सलाह, आप अटेंड करते टाइम अलग अलग अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करो। कभी एक बार एक काम करो कि पहले मैंने कॉम्प्रहेंशन सॉल्व कर दिया, फिर मैं मैथ और रीजनिंग पे चला जाऊंगा। पहले मैंने मैथ रीजनिंग किया, फिर मैंने कॉम्प्रहेंशन पे चला जाऊंगा। पहले मैं मैथ रीजनिंग की कुछ इजी क्वेश्चन कर लूँगा, फिर मैं कॉम्प्रहेंशन पे चला जाऊँगा। ये आप अलग अलग कीजिए, किस मेथड में आपका आउटपुट अच्छा आ रहा है उसको आप फाइनल एग्जाम में अप्लाई कीजिए। ठीक है, सिर्फ टॉपिक की समझ होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रश्नों में दिए गए समय में हल करना भी आवश्यक है, स्पीड और एक्यूरेसी। ठीक है, जल्दी प्रश्न हल करने के लिए शॉर्टकट तकनीकें सीखिए, अभ्यास करें। इससे परीक्षा के दौरान समय बचाने और दक्षता बढ़ाने में मदद करेगा। बहुत सारे एक होते हैं ना ऑप्शन से आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। बहुत जगह होता है जब ऑप्शन आप अप्लाई करो और वहाँ से आपका आंसर निकल आता है। इस टाइप के क्वेश्चन नंबर सिस्टम वगैरह में रहते हैं जहाँ पे आप पुट करते हो। जैसे आपको नेचुरल नंबर दे दिया कि ये नेचुरल नंबर हर किसी नेचुरल नंबर के लिए या फिर किसी रियल नंबर के लिए ये सही होगा, तो आप वहाँ पे एक दो वैल्यू रख के देख लो। अगर आपकी सही होगी तो वो आपका आंसर मिल जाएगा। फिर आप पूरी प्रोसेस करने से क्या फ़ायदा। कभी कभी होता है कि आपको अंदाज़ा लग जाता है कि ऑप्शन होगा वो 3 से डिवाइड करेगा या 5 से डिवाइड करेगा, तो बाकी ऑप्शन को एलिमिनेट करो और जो ऑप्शन है 5 से डिवाइड हो रहा है उसको एक्यूरेट मान के आगे बढ़ो। तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा रहता है ना, कुछ क्वेश्चन में आपके टाइम बचना चाहिए तो दूसरे क्वेश्चन में आप उस टाइम को मैनेज कर पाओगे। कुछ क्वेश्चन रहते हैं एक्स्ट्रा टाइम मांगते हैं, कुछ फट से हो जाते हैं। तो यही होता है, मतलब टाइम मैनेजमेंट यही होता है कि आप क्वेश्चन सिलेक्शन आपका इतना अच्छा होना चाहिए कि कुछ क्वेश्चन फटाफट से होने चाहिए, और वहाँ पे जो टाइम सेव हुआ वो आप किसी और क्वेश्चन में, जो टफ क्वेश्चन है, जो ज़्यादा कैलकुलेशन है, वहाँ पे आप पुट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से कर सकते हो। इसमें आप थोड़े बहुत फॉर्मूले, थोड़े बहुत कंसेप्ट को अच्छे से तैयार कीजिए। जैसे इसमें क्या होता है, स्पीड बढ़ जाती है। जैसे घन घनाभ होता है, अब क्यूब एंड डाइस रहता है, तो वहाँ पे आप जैसे कलर करने वगैरह के कि कौन से कितने पार्ट पे कलर करना है, तो इसके छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं, तो वो कर रखिए, पहले से ही तैयार कर रखे। तो इस टाइप की क्या रहता है कि आपकी टाइम बच जाएगा। जब कोई क्वेश्चन आपका डायरेक्ट फॉर्मूले से हो जाता है तो टाइम आपका बच जाता है। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जहाँ पे आप मान के चलिए पहले से ही आप फॉर्मूले याद करके जाओगे तो फट से वो सॉल्व हो जाते हैं। मैं तो कहता हूँ जब भी आप टॉपिक पढ़ो, एक 2-4 पेज अपने पास रखो और उसमें वो फॉर्मूला लिख लो, और एग्ज़ाम से जस्ट पहले जैसे वो ब्रेक होता है ना बीच में बहुत बड़ा, तो वहाँ पे एक बार फॉर्मूले देख लो। आप जाके एग्ज़ाम में उसको अप्लाई करो और टाइम सेव हो जाएगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें। ठीक है, समझ को विकसित करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वगैरह तो आप कर ही सकते हो। कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको देख लो, और ख़ासकर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जैसे नंबर सिस्टम है, पीएनसी है आपका, फिर आ गया आपका परसेंटेज वगैरह है, ऐसे जो क्वेश्चन है
वो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं वहाँ से क्वेश्चन। आप अगर एनालिसिस करोगे प्रीवियस ईयर से तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कुछ टॉपिक है जो बार बार पूछे जा रहे हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी वहाँ से बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। आवश्यकता पड़ने पर मेंटर और शिक्षकों का मार्गदर्शन प्राप्त करें। देखो यहाँ पे मेंटर और शिक्षक का मतलब सिर्फ जो टीचर है या फिर जो मेंटर है जो इंस्टीट्यूट वगैरह प्रोवाइड करते हैं उससे नहीं है। जो आपका कोई फ्रेंड हो जिसका मैथ रीजनिंग अच्छा हो उससे भी आप डिस्कस कर लो। आपका कोई पार्टनर है जो अच्छे मार्क्स ला रहा है तो उससे भी आप रणनीति डिस्कस कर सकते हो इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस का आकलन करना। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। सी सेट को बिल्कुल ही हल्के में नहीं लेना है क्योंकि आपको भी पता है कि पेपर का जो लेवल है ना वो चेंज होता रहता है। जैसे 22 और 23 में बहुत टफ आया था पेपर और 24 में थोड़ा इजी आ गया, फिर 25 में थोड़ा टफ हो गया। तो कभी भी आपको लो लेवल की तैयारी के साथ नहीं जाना है। मतलब ये मान के चलना है कि वर्स्ट से वर्स्ट या टफ से टफ कैसा पेपर आ सकता है। ठीक है, तो हमेशा अपने किस एरिया में ज़्यादा स्ट्रांग हो। मैंने 2-3 स्टूडेंट को ऐसे भी जानता हूँ जो सिर्फ कॉम्प्रहेंशन को सॉल्व करके अपना सिलेक्शन ले लेते हैं, पीटी को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने स्ट्रेंथ है ना उसको पहचानना है और उस पर ज़्यादा काम करना है अच्छे से। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम हो। ठीक है, और बिल्कुल PYQ तो मिरर होता है इसका, इस तैयारी का मिरर होता है कि क्या पूछा जाने वाला है, किस तरह के इस क्वेश्चन और 2 घंटे में क्या आप उसको हैंडल कर पाओगे नहीं कर पाओगे, किसी क्वेश्चन की आपकी थॉट प्रोसेस क्या रहती है, मतलब आप जब क्वेश्चन देखते हो तो क्या सोचते हो। तो ये सब डिपेंड करता है आपका PYQ का। ठीक है, और PYQ में अगर आपका एक मानक मान के चलो, स्टैंडर्ड मान के चलो कि 100 से ऊपर अगर मार्क्स आ रहे हैं आपके तो आपकी तैयारी ठीक ठाक है, मतलब अच्छी तैयारी, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। यदि आपके 100 से कम मार्क्स आ रहे हैं तो फिर आपको कमज़ोर एरिया को वो आइडेंटिफाई करो और उस पर काम करो, उसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा जितने अच्छे से जितने क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व कर सकते हो उतना करो और एक 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 मतलब सेफ जोन में चले जाओ। ठीक है, इसकी वजह से सी सेट की वजह से आपको 1 साल के लिए रुकना नहीं पड़े। उन क्षेत्रों पर अधिक समय दीजिए जहाँ पे सुधार की अधिक आवश्यकता होती है। अधिक आवश्यकता है यानी कि कॉस्ट बेनिफिट देखना है आपको। आपके 4 घंटे टाइम देने से कितने क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व हो सकते हैं, तो आप वहाँ पे टाइम दीजिए। ठीक है, तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना है इसमें। और आपको पता है PYQ का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्या क्या रहता है, जैसे विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करने से परीक्षा पैटर्न से परिचित होने में मदद मिलती है। PYQ बहुत बार रिपीट भी होता है। CCL में भी काफ़ी कंसेप्ट रिपीट होते हैं। ठीक है, एक ट्रिक करके रिपीट होता है जिसको मल्टीप्लाई करने या फिर जोड़ने से सेम वैल्यू प्राप्त होती है। तो इस तरह से ट्रिक वाला क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो गया है। ठीक है, तो वो आप अच्छे से तैयार करो उनको। एक तो वो भी समझने को मिलता है, उसका लेवल क्या होता है वो भी समझने को मिलता है। खासकर कॉम्प्रहेंशन में तो बहुत हेल्प करते हैं PYQ। ठीक है, प्रश्नों की संख्या, मार्किंग स्कीम, समय प्रबंधन, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जानकारी विकसित होती है, सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए प्रदर्शन विश्लेषण करने में मदद मिलती है। देखो 80 क्वेश्चन आते हैं, 80 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन के आसपास ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो आपको लगता है कि आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उन क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कैसे करना है ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। अगर आपने उन चैलेंज को पार कर लिया तो आपकी तैयारी में मतलब इस चैलेंज को पार करना आपके लिए फिर क्वालिफाई करना आसान हो जाएगा। ठीक है, फिर जाते हैं लॉजिकल रीजनिंग। ये ऐसा पार्ट है जैसे मतलब 2023 में आप 12 भी क्वेश्चन आए हैं और 22 क्वेश्चन तक भी आ जाते हैं। आप समझो अगर आपको 15 क्वेश्चन का सपोर्ट यहाँ रीजनिंग से मिल जाता है तो रिमेनिंग 12 क्वेश्चन तो आप कॉम्प्रहेंशन से भी सॉल्व कर सकते। 4-5 क्वेश्चन आप मैथ से सॉल्व कर दिए तो आपका काफ़ी मैनेज कर लेता है अगर रीजनिंग पार्ट। और रीजनिंग पार्ट मैं कहता हूँ ना कि गारंटी के तौर पे ले सकते हो। जैसे मैथ को आप गारंटी के तौर पे नहीं ले सकते क्योंकि कभी कभार टफ पूछा जाता है, कभी कभार इजी पूछा जाएगा। गद्यांश भी है तो कभी कभार कन्फ्यूजन वाले ऑप्शन दे देंगे, कभी कभार बहुत इजी दे देंगे। तो इस ये रीजनिंग है ना, रीजनिंग आपका इजी पार्ट होगा अगर आप इसको तैयार करते हो, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक को तैयार करते हो। जैसे कि आपने कैलेंडर तैयार कर लिया, घड़ी तैयार कर लिया, ऐसे चैप्टर हैं जो आपको मार्क्स देंगे ही देंगे। जैसे आपने जो अल्फ़ाबेट है उनको अरेंज करने का, आपका नंबर सीरीज है उनको अरेंज करने का आपको पता चल गया तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे मार्क्स दे सकता है, ये एरिया अच्छे मार्क्स दे सकता है। ठीक है, अगर ट्रेंड देखें तो 2023 में 14 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2022 में 22 क्वेश्चन थे,
21 में 15, 2020 में 12, तो 12 से लेके मतलब कितने 22 से लेके 14 या 12 तक क्वेश्चन पूछे गए, 12 से लेके 22 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो एक मान के चलिए कि मोटा मोटा मान के चलिए 15 के आसपास क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब एक एवरेज ले तो 15, कभी एक बार किस्मत अच्छी है तो 20 भी आ जाते हैं। और इसमें कितने टॉपिक है, हार्डली 10 टॉपिक है। 10 टॉपिक को अच्छे से कर लो, आपके 12-13 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। जैसे आपके क्यूब एंड डाइसेस है तो आप देखोगे तो वहाँ से एक या दो क्वेश्चन हर साल पूछा ही जाता है। घड़ी या कैलेंडर में से एक दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो बहुत है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के मतलब फेवरेट है, उनके कुछ टॉपिक है जो फेवरेट है, इनको आप तैयार कर लो। 10 टॉपिक को आपके 12-15 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे और कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है इससे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो लॉजिकल रीजनिंग सीसेट के प्रश्नों की कठिनाई का स्तर मीडियम रहता है। जैसे मैथ का हमने स्तर देखा था तो मीडियम से डिफिकल्ट लेवल था, इसमें हमेशा डिफिकल्ट लेवल नहीं मिलेगा, मीडियम लेवल मिलेगा। इसलिए एक मतलब सामान्य तैयारी करने वाला स्टूडेंट भी इसको सॉल्व कर सकता है, जिसका बैकग्राउंड नहीं है साइंस का, वो इस पर आराम से अटैक कर सकता है। इस पर और कॉम्प्रिहेंशन पे अटैक करके आराम से अपने पासिंग मार्क्स को क्रॉस कर सकता है। महत्वपूर्ण टॉपिक को तैयार करें, कंसेप्ट को समझना है। सबसे बड़ी बात होती है लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन में, सबसे बड़ी बात होती है आपको थॉट प्रोसेस पहचानना। जैसे आपको कोई दे रखा है, नंबर सिस्टम दे रखा है, कोई सीरीज दे रखी है सपोज, या फिर कोई ऐसा डायग्राम दे रखा है जो आपको बताता है कि आपको कौन सा नंबर आना चाहिए कोई खाली जगह पे, तो आप उसको टैकल कैसे करोगे? पहले कौन सा चीज़ अप्लाई करोगे, बाद में कौन सा चीज़ अप्लाई करोगे? तो इसमें आप अगर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी नहीं, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, नॉर्मल एक दूसरे को माइनस करूँगा, ऐड करूँगा, फिर सीरीज़ का पता चल जाएगा। नहीं चला पता, फिर आपने स्क्वायर कर दिया, उनको ऐड कर दिया, फिर आपने क्यूब कर दिया, उनको ऐड कर दिया, फिर आपने उसको ब्रेक करके ऐड कर दिया। तो मतलब ये आपके दिमाग में प्रोसेस बहुत फास्ट चलनी चाहिए। अगर ये प्रोसेस आपने पहचान कर ली इस प्रोसेस की, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। क्योंकि रीजनिंग में एक खतरा ये भी है, कभी कभी सीरीज़ में लगता तो है कि मैं पहचान लूँगा, लेकिन कंसेप्ट कौन सा कंसेप्ट यूज़ किया गया है उसमें, उस नंबर सीरीज़ में, तो अपन थोड़ा टाइम वेस्ट कर लेते हैं। तो इससे अच्छा है पहले से थोड़ी प्रैक्टिस होगी तो आपकी जो माइंड कैसे प्रोसेस करेगा उस क्वेश्चन को, वो पहले से ही डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना और आंसर को पढ़ना तो बिल्कुल ही कोई लेना देना नहीं है इससे। जब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे, क्वेश्चन के साथ लड़ोगे नहीं, फॉर्मूले तब तक अप्लाई नहीं करोगे, तब तक ये आपके मतलब अच्छा आउटपुट नहीं आ सकता इसमें। अब अप्रोच कैसे करना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, समझना है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि रीजनिंग के प्रश्नों को उत्तर हमेशा उस क्वेश्चन में ही छुपा रहता है। ठीक है, इसलिए प्रश्नों को पुनः पढ़ने से अक्सर मुश्किल प्रश्नों को समझने में आसानी हो सकती है। दूसरा है, जैसे कुछ क्वेश्चन रहते हैं घन से संबंधित प्रश्नों को हल करते टाइम थोड़ा थोड़ा विजुअली सोचो कि हाँ यार, मैंने यहाँ से 2 कट कर दिए, यहाँ से मैंने 2 कट कर दिए, फिर 4 थे टोटल, 2 बीच में रह गए, फिर मैंने साइड से 2 कट कर दिए, फिर 4 चले गए तो बीच में 2 रह गए। तो आप इसे विजुअली सोचो, थोड़ा उसको पिक्चर में बना के करो उसको, तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन को पहचान करना, हार्डली रीजनिंग के मैक्सिमम क्वेश्चन करने लायक होते हैं, तो आप आराम से कर सकते हो। 2-3 राउंड में कीजिए और हो सकता है आपकी रीजनिंग की बहुत अच्छी तैयारी करो। मैं तो कहता हूँ रीजनिंग की तैयारी अच्छी करो और पहला टारगेट करो आप रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करो, तो आपका कॉन्फिडेंस स्टार्टिंग में बूस्ट हो जाएगा। आपके हार्डली आधे घंटे या आप 40 मिनट में आपने अगर 10-12 क्वेश्चन भी कर लिया आपने, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी बूस्ट हो जाएगा। अगर आधे घंटे में भी आपने 12-15 क्वेश्चन कर लिए रीजनिंग के, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अच्छा पहुंच जाएगा। और आपको भी पता है किसी भी पेपर में स्टार्टिंग में जितनी स्पीड होती है और जो एंड में स्पीड होती है, एंड वाली स्पीड स्टार्टिंग की स्पीड से डबल होती है, क्योंकि वहाँ पे माइंड बहुत मतलब वहाँ पे होता है ना कि अब तो खोने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं बहुत तेज़ी से उस चीज़ को मैं तैयार करूँगा। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट, प्रभावी टाइम मैनेजमेंट, यदि आप किसी प्रश्न की कठिनाई का सामना कर रहा है तो रोक कर आगे बढ़ना लाभप्रद होगा। ईगो पे नहीं लेना है किसी क्वेश्चन को। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, पूरे सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो फट से एक बार पढ़िए, आपको लगता है कि मैं इसको क्रैक नहीं कर पाऊंगा तो आगे बढ़िए। ऐसे क्वेश्चन आपको, आप एंड तक पेपर को विजिट करेंगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आप पढ़ते ही सॉल्व हो जाएंगे। आपको लगता है कि ये तो मेरे से आराम से हो जाए, 1 मिनट देने पे या कभी कभी 30 सेकंड में भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो वहाँ से आपका टाइम सेव हो जाता है। तो ईगो पे किसी क्वेश्चन को नहीं लेना, कितना भी टॉपिक अच्छे से पढ़ाओ, किसी को ईगो पे मत लीजिए कि मैंने तो ये टॉपिक अच्छे से पढ़ा, इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके ही मानूंगा। नहीं,
अगर आपसे नहीं होता है सॉल्व, हो सकता है उस टॉपिक से बहुत टफ क्वेश्चन पूछा गया हो, तो उसको इग्नोर करके चलो आगे बढ़ो, उसको मत करो सॉल्व। और ये ना सबके साथ होता है, ऐसा नहीं कि कोई भी बैठेगा और वो 80 में से 80 क्वेश्चन आते होंगे। हर किसी को 20 क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे, 20-25 क्वेश्चन सबको नहीं आते। तो ऐसा उसको ईगो पे नहीं लेना है कि मेरे को ये क्वेश्चन, मैं तो टॉपिक तैयार करके आया, मैं ये क्वेश्चन क्यों नहीं कर पाऊंगा, तो ये अप्रोच नहीं रखना है। यहाँ पे भी PYQ का बहुत महत्व है। जितने भी रीजनिंग के आप एटलीस्ट 10 साल के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और वहाँ से आप टाइप निकाल लीजिए कि कैलेंडर से कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से वहाँ पे फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं, घड़ी से कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और घड़ी में कौन से फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं। तो आप वहाँ से आइडेंटिफाई कीजिए और कहीं ये फॉर्मूले लिख दीजिए। आप मान के चलिए इतने क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर लो कि आपका ये पेपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और वहाँ से ना एक चीज़ पता चलेगी कि आपकी इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है। जैसे मैं कहता हूँ कि ये घन घनाभ वाला जो रहता है वो आपको पता चलेगा कि हर साल 2 से 3 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इस तरीके से आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो उनको फाइंड कर सकते हैं, फिर उनको अच्छे से तैयार कीजिए। तो आपको जो क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा यार ये तो मैंने सॉल्व कर रखा है। और एक क्वेश्चन सॉल्व होते ही आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। धीरे 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 आप 10 एक क्वेश्चन फट से सॉल्व हो गए जो आप अप्लाई कर रहे हो रहे, तो फिर आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सुधार के क्षेत्रों की पहचान करनी है, बिल्कुल ही करनी है, और अपने जो प्रदर्शन है उसके विश्लेषण करने में मदद मिलेगी कि कौन सा एरिया मेरा अच्छा है, किस एरिया में और इम्प्रूवमेंट बाकी है। इसके अलावा जो मैं इस पेपर में खासकर मैथ रीजनिंग में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा। देखो मैथ रीजनिंग में क्वेश्चन रहते हैं ना, कभी कभी बहुत टफ दिखते हैं क्वेश्चन, लेकिन उसको जैसा बोला गया ना वैसे करने की कोशिश कीजिए। एक बार उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए, आपको लगेगा कि क्वेश्चन इतना भी टफ नहीं था, ठीक है ना। आप देखने में बहुत सारे क्वेश्चन इतने टफ मिलेंगे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आप जब अप्रोच जो दिया हुआ है वैसे वैसे करते जाइए तो आपका क्वेश्चन लगेगा यार ये तो ईजी था। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो जोड़ बाकी गुणा भाग करने से ही सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना, वहाँ पे ना हर चीज़ को मुश्किल नहीं मानना कि यार मेरे से मैथ कमज़ोर है और मैं तो इस क्वेश्चन को देखते ही आपकी तो यार इतना लंबा क्वेश्चन है, इतना कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ। नहीं, जैसा दिया हुआ एक बार ऐसा करने की कोशिश कीजिए, मान के चलिए वो क्वेश्चन हो जाएगा आपसे, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है बहुत, कि आप पहले से ही एज्यूम नहीं करना है कि आपसे कोई क्वेश्चन होगा या नहीं होगा, ठीक है। हो जाएगा क्वेश्चन अच्छे से, ठीक है। और ये अगर आपने क्वेश्चन से लड़ना सीख लिया ना कि यार कोई भी क्वेश्चन आएगा एक बार तो मैं उसको एक बार पढ़ने और सॉल्व करने की कोशिश तो करूँगा, ठीक है। अगर ये आपने अप्लाई कर लिया तो आपका काफ़ी है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही। कल से हम शुरू करेंगे बेसिक मैथ की 1 या 2 लेक्चर लूँगा मैं। उसमें हम क्या बेसिक कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। देखो आपने एक बार अगर बेसिक कैलकुलेशन की जो डाउट है ना वो आपके दूर हो गए ना, तो आप की जो आने वाले चैप्टर है ना उनको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे A/B प्लस C/D इंटू B/D इक्वल्स टू M/N। अब इसको सॉल्व करना है तो ये ऐसी कोई इक्वेशन बन गई, अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे इसको कैंसिल आउट कैसे करोगे, ये सब सीखने के लिए आपको बेसिक कैलकुलेशन का पता होना चाहिए, ठीक है। एडवांस लेवल पे आप चले गए, आपने कोई ऐसा आपका बन गया वो इक्वेशन ऐसा कुछ बन गया, तो फिर आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। आपका अगर बेसिक ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो यहाँ तक पहुँचने के बाद कंसेप्ट कितने भी क्लियर हो वहाँ पे तो काम क्या आएगा, आपकी बेसिक जो होगा वही काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आपकी बेसिक कैलकुलेशन अच्छे से होनी चाहिए, स्पीड भी अच्छे से होनी चाहिए, तब जाके आप यहाँ पे अच्छा आउटपुट जनरेट कर पाओगे, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।